चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में क्लास 10 आज हम लेकर के आ रहे हैं। लेसन जो आप लोग देख रहे हैं, उस लेसन में 10 VVI सब्जेक्टिव प्रश्न, मात्र 10। वो प्रश्न आपके जाने मन प्रश्न रहेगा, ठीक है। और वो प्रश्न बिहार बोर्ड एकदम रहेगा, ताकि आपको बिहार बोर्ड में क्या हो, आया है और आएगा भी। जो नहीं आया है वही वाला आने की भी संभावना होती है बिहार बोर्ड में, ठीक है, जो आपको कभी नहीं पूछा है। तो आइए देखिए, इसमें 10 प्रश्न वैसे है जो कि इसको छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ के तोड़ना है और तोड़ तोड़ के दिमाग में सेव कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आज जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, है ना। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली और बिहार बोर्ड क्लास 10th, जो बिहार बोर्ड क्लास 10th, जो बच्चे बिहार बोर्ड एग्जाम देंगे क्लास 10th, है ना, उसके लिए पॉलिटिकल साइंस सामाजिक विज्ञान 10 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 10 VVI। और वो रहेगा लघु तरीय प्रश्न, जो आपको कै नंबर की पूछता है बिहार में बोर्ड में, 2 नंबर की प्रश्न पूछती है बिहार बोर्ड में। लघु वाला कै नंबर के, 2 नंबर के। अगर आप यहाँ पे 10 प्रश्न अगर जान लेते हैं तो पता है 5 दूनी 10 दूनी 20 नंबर क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखिए, आप लोग सभी से अनुरोध है कि आप लोगों ने हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, फटाफट शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप लोगों ने पता है, अगर एक विद्यार्थी अगर 50 गो के पास, अगर एक विद्यार्थी अगर 100 गो के पास अगर वीडियो अगर शेयर करता है 100 गो के पास, तो वैसे वैसे 50 विद्यार्थी अगर एक अगर 100 के पास अगर शेयर कर रहा है, तो वह 50 को अगर शेयर करेगा 100 के पास, तो पता है 5000 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग हमारा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप लोग के प्रति बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। क्योंकि सुबह शाम पता नहीं चलता है शाम कब होता है और सुबह कब होता है। और अभी इतना गर्मी है कि पसीना भी आता है कभी कभी पढ़ाते समय क्लास में, तो बहुत मेहनत होता है। तो जो हम जब इतना जो कर रहे हैं मेहनत, तो आप लोग को क्या दिक्कत है? क्योंकि शेयर करने से ये है कि जो नहीं जानता है वो सीख पाएगा। और शेयर करें हमारे वीडियो को अपना दोस्तों के पास। आपके कुछ परिवार में होंगे मौसा मौसी के बाल बच्चे पढ़ रहे होंगे, उसके लिए। और आप लोग को सभी के पास एक बात और पेश किया जाए कि क्लास 12th का भी स्टार्ट है वर्तमान में क्लास, ठीक है। क्लास 12th का भी क्लास चल रही है, उसमें सभी विषय क्लास चल रही है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का। इसलिए अगर आप लोग के अगर भाई बहन अगर वैसा है कोई पढ़ने वाले, तो फटाफट M2 क्लासेस चैनल से जुड़ जाइए और आपको सरलतम भाषा में दिया जाएगा, उसे आप समझ करके एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है। आपको हर पॉइंट को बेसिक से दिया जा रहा है। अभी 12th में आप जान करके एक बार वीडियो को जरूर देखें और हमारे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। आई जो मेहनत है ये आप ही लोग के लिए इतना करना पड़ता है, तो हमारा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के पढ़ना है पॉलिटिकल में 100 गो पढ़ना है, 10 गो पढ़ना है VVI, ठीक है। सीधा एकदम दिमाग में इसको बसा लीजिएगा। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला जो प्रश्न है वो पता है, पहला प्रश्न चैप्टर पर ही आधारित है। पहला है कि सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी आपको जो रहेगा 10 जो 10 गो जो है वो 10 आपको VVI प्रश्न है। कम पढ़िए, फायदा करेगा, ज़्यादा पढ़िएगा दिमाग भी उड़ जाएगा। ऐसी कहता है कि नागरिकों को द्वारा सरकारी काम, कौन काम की बात कर रहा है, सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष जनता के भी अनुसार और सरकार के भी अनुसार,
यहाँ दोनों की बातें कर रहा है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सत्ता में साझेदारी। आया समझ में? सत्ता में साझेदारी किसे कहते हैं? तो बोलेंगे कि नागरिक के द्वारा सरकार के काम काज में, नागरिक के द्वारा सरकार के काम काज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से उसमें क्या करना है? भाग लेना है। उसमें क्या करना है? भाग लेना है। तो भाग लेने की प्रक्रिया जो है ना, जो क्रिया है, उसी को लोग क्या कहते हैं? सत्ता में साझेदारी कहा जाता है। आप देखिए इस तरीका से आपको मिलेगा एकदम मस्त मस्त सवाल। आइए देखिए सेकेंड में क्या कह रहा है। सेकेंड में कह रहा है कि संघात्मक शासन क्या है? जानेंगे संघात्मक शासन क्या है। उत्तर में कहता है कि संघात्मक शासन में दोहरी सरकार होती है। ये वाला आता है ऑब्जेक्टिव में, ये वाला ऑब्जेक्टिव में आता है कि दोहरी सरकार किस में होता है। ये वाला ऑब्जेक्टिव में आता है कि दोहरी सरकार किस में होता है। तो क्या बोलेंगे? संघात्मक शासन में होता है। ठीक है। और कौन कौन? दो गो होता है। कौन कौन होता है? देखिए दोहरी में दो गो होता है। कौन कौन? एक केंद्र सरकार, अब एक इकाइयों की सरकार, और दोनों को अधिकार क्षेत्र संविधान द्वारा विभाजित कर दिया गया है। मतलब कि दोनों जो काम है, संघ सरकार और इकाई सरकार के दोनों जो काम है, दोनों को काम क्या किया गया है? बांट दिया गया है। दोनों काम क्या किया गया है? बांट दिया गया है। लेकिन संविधान के अनुसार काम तो बांटा गया है, लेकिन किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? संघात्मक शासन कहेंगे। संघात्मक शासन कितने हैं? तो ये दो है। मतलब दोहरी मतलब ये दो है ना। कौन कौन है? तो एक क्या है? केंद्र सरकार। अब एक क्या है? इकाई सरकार। जबकि दोनों सरकार को संविधान के अनुसार काम अलग अलग बांट दिया गया है, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? संघात्मक शासन कहेंगे, है ना। ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। हाँ आगे देखिए, सत्ता के, दिख रहा है ना, सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल ये वाला। सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, एकदम टॉप रहेगा प्रश्न। ठीक है, एकदम टॉप रहेगा प्रश्न, बशर्ते खाली आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए, बाकी आपको समझ में आते रहेगा। ठीक है। कहता है कि एक स्थान पे सत्ता की केंद्रित होने पर, एक स्थान पे सत्ता को केंद्रित होने पर विकास का आकार नहीं होता है। सही बात लिखल है कि एक स्थान पर सत्ता की विकेंद्रीकरण कर देने से विकास नहीं हो जाता है। ठीक है। कहता है और लोगों को जीवन को सुखमय नहीं बनाया जा सकता है, और लोगों को जिंदगी में कभी सुख चैन नहीं मिलने वाला, सुख में कहीं बनाया नहीं जा सकता है। इसी कारण सत्ता को कोई स्तर पर बांट दिया जाता है। इसलिए सत्ता को कुछ किया जाता है कि उसको अलग अलग स्तर पर उसको कुछ कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। सबका स्तर अलग अलग होता है, तो उस पर क्या किया जाता है? उसको अलग अलग बांट दिया जाता है। इससे क्या होता है? इससे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। देखो बाबू, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है वही, उसको कुछ किया गया, अलग अलग स्तर उसको बांट दिया गया, है ना। अलग अलग स्तर उसको कुछ किया गया, बांट दिया गया। किसको? सत्ता को। क्योंकि एक जगह केंद्रित रहने से सत्ता को विकास नहीं हो पाता है। अगर सत्ता, अगर पावर रहेगा एक जगह सत्ता, तो उससे कहीं विकास नहीं करता है, और उससे जो लोगों को कभी जीवन सुख चैन नहीं होता है। इसलिए उसे क्या किया जाता है? बांट दिया जाता है ना। मतलब उसको विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है। विकेंद्रीकरण के मतलब उसको अलग अलग बांट दिया जाता है। यही तो आपका रहा क्या? सत्ता की विकेंद्रीकरण। अब आइए आगे आते हैं। नेक्स्ट फटाफट ये देखिए, कहता है पंचायती राज क्या है। आपको पता है कि पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुआ? ऑब्जेक्टिव में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, एकदम कान खोल कर सुन लीजिए कि पंचायती राज की शुरुआत हुआ था राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। पता है कब? 1959 ईस्वी में। इसको एकदम याद रखिए कि पंचायती राज जो है, पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुआ बाबू? तो राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से शुरू हुआ। अब वो कब? 1959 में। कहता है कि पंचायती राज के अंतर्गत, देखो पंचायती राज जो होता है बाबू, वो शहर में नहीं गांव में होता है। पंचायती राज कहाँ होता है?
गांव में, क्योंकि शहर में नगर पालिका होता है, नगर निगम होता है शहर में, लेकिन वो गांव में नहीं, क्योंकि शहर की ओर जहां पे जनसंख्या क्या हो, अधिक होता है, इसके लिए। लेकिन हम लोग जानेंगे ग्राम पंचायती राज। तो पंचायती राज के अंतर्गत में क्या क्या आता है? ग्राम, प्रखंड, जिला स्तर, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन। ये सबका गठन कहाँ होता है? पंचायती राज में होता है। कहाँ होता है? पंचायती राज में। और यहां से भी आता है कि ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होता है? तो सरपंच, कि मुखिया, कि उप मुखिया, कि नोट, ऐसा आपका रहेगा। जो क्या होगा इसका? मुखिया। क्योंकि अगर ग्राम पंचायत का पूछ रहा है बाबू, अगर पूछ रहा है ग्राम पंचायत का, अगर पूछ रहा है ग्राम पंचायत का प्रधान, पूछ रहा है प्रधान, तो इसका क्या होगा? इसका जो होगा वो क्या होगा? मुखिया होगा। और आपको सराज ये सही रहेगा। अब खाली यहाँ पे क्या करेगा? ग्राम कचहरी पूछ देगा। क्या पूछेगा? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका होता है सरपंच। क्या बोलेंगे? सरपंच। ये रहा प्रश्न, ये रहा प्रश्न, ठीक है क्या? हाँ, देखिए इसका कार्यकाल कितना वर्ष तक होता है? 5 वर्ष तक, ठीक है। मुखिया का कार्यकाल कितना वर्ष तक है? 5 वर्ष तक की, ठीक है। इतना को जाने, क्योंकि बिहार बोर्ड में ये सब प्रश्न तो आती रहती है। आपको मैंने बताया कि पंचायती राज के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो ग्राम, एकदम गांव से चलना है। कहाँ से? गांव से। अब गांव, उसके बाद क्या? पंचायत समिति, उसके बाद क्या है? जिला परिषद है, जिला परिषद। उसके बाद क्या होता है? नगर। तो ये तो शहर में चला था, नगर निगम बोला, किस में आता है? शहर में आता है। बाकी देखिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद का गठन कहाँ होता है? पंचायत राज में होता है, ठीक है। इतना जानिए। अब आगे आइए फटाफट। ये देखिए, ये जानेंगे कि बिहार में कितने नगर निगम है? बिहार में कितना नगर निगम है, इनके नाम बताइए। तो आइए, बिहार में कितने नगर निगम है, कौन कौन नगर निगम है, कौन कौन जिला नगर निगम में आता है, जानेंगे हम लोग। नगर निगम मतलब उस शहर की ओर उसका गिनती आएगा। गिनती किसका आएगा? शहर की ओर। वहां के थोड़ा जनसंख्या क्या रहेगा? अधिक रहेगा, है ना। क्योंकि ये भी आता है, जनसंख्या सबसे अधिक किस में होता है? तो नगर, महानगर, ये वाला भी आता है। तो महानगर में इसका होता है। यहाँ से भी एगो आता है ऑब्जेक्टिव में, तो उसका सर क्या होगा? महानगर होगा, ठीक है। अब देखिए, बिहार में नगर निगमों की कुल संख्या 13 है। याद रखिएगा, ये वाला भी आता है कि बिहार में नगर निगमों की संख्या कितना है? 13 है। कहता है पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, आगरा, दरभंगा, बेगूसराय, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार, छपरा और सहरसा। ये सब कैसा नगर है? ये सब नगर निगम है। मतलब सब शहर की ओर विकसित हो गया है। किसकी ओर? शहर की ओर। ये आपका रहा। अब आइए, उसके बाद हम लोग जानेंगे ए कि सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ है। सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ है, इसकी एक अच्छी परिभाषा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कहता है कि सत्ता में साझेदारी को लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अवश्य और महत्वपूर्ण आधार माना गया है। किसको? लोकतंत्र को। किसमें? सत्ता में साझेदारी नहीं, हाँ सॉरी, सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र को मतलब माना गया है। लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अति महत्वपूर्ण माना गया है। किसमें? सत्ता के साझेदारी में, सत्ता के साझेदारी में, है न। कहता है आज का युग सत्ता के विकेंद्रीकरण का है, और यह तभी संभव है जब सत्ता में अधिक से अधिक लोग की साझेदारी सुनिश्चित होती है और नागरिक के द्वारा सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की क्रिया को कुछ ही कहते हैं। सत्ता में साझेदारी की संज्ञा दी जाती है कब? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम होता है तब। कहता है क्या कि इसकी एक अच्छी परिभाषा है कि राज्य के नागरिक द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना सत्ता में कुछ ही है, साझेदारी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे को बढ़ेंगे। चलिए, ये वाला हो गया 6 वाला, हम लोग ये वाला पढ़ लिए थे। अब हम लोग आगे की ओर आते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट में कह रहता है, नेक्स्ट में बात आती है कि संघ
राज किसे कहते हैं? संघ राज क्या होता है, अथवा संघ राज का अर्थ बताएं। बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। तो आइए हम लोग चलते हैं। कहता है कि जब किसी देश में शासन संचालन के लिए दोहरे स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है। जब देश में शासन चलाने के लिए पता है ना कि दोहरे स्तर पे सरकार का गठन किया जाता है तो संघ राज कहलाता है। आपको पता है संघ राज क्या है? तो बोलना है कि जब किसी देश में शासन चलाने के लिए दोहरी स्तर पर सरकार का कुछ किया जाता है, गठन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? संघ राज सरकार कहते हैं। कहता है संघ राज में सर्वोच्चतम स्तर पर केंद्र की सरकार होती है। आपको पता है कि संघ राज में सबसे ऊंचा जो होता है स्तर, वो होता है केंद्र सरकार की होती है। वो स्तर किसका होता है? केंद्र सरकार की। और संघ राज की इकाइयाँ होती है जिनके शासन के संचालन के लिए केंद्र से नीचे इकाई राज्यों की सरकार होती है। देखो, इकाई जो सरकार जो होती है और संघ सरकार के नीचे आता है, मतलब केंद्र सरकार के नीचे आती है वो वाला, हाँ, राज्य की सरकार। कहता है कि लिखित संविधान के द्वारा, लिखित संविधान जो है, जो संविधान जो लिखा हुआ है, वो लिखित संविधान के द्वारा दोनों की आस्था सरकार के बीच शक्तियाँ कुछ कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। दोनों को जो पावर है वो संविधान के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को संविधान के तहत शक्तियाँ कुछ कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है अलग अलग, और दोनों के कार्य क्षेत्र परिभाषित कर दिया जाता है। और फिर दोनों को कार्य जो एरिया है, जो काम जहाँ पर होता है वो वाला एरिया कुछ कर दिया जाता है, उसको परिभाषित कर दिया जाता है। ये आपका हो गया संघ राज क्या होता है। अब आइए हम लोग आगे की ओर चलेंगे। नगर निगम आय के प्रमुख साधन को बताएं। ये देखिए, ये प्रश्न बहुत 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 जरूरी है प्रश्न, ठीक है। इसमें कहता है कि नगर निगम की आय के प्रमुख साधन क्या है? नगर निगम में इनकम की जो साधन है वो क्या है? तो आइए, कहता है कि नगर निगम की आय जो है निम्नलिखित स्रोत है। नगर निगम की जो आय है वो स्रोत निम्नलिखित है। पहला है कि वाहनों और पशुओं पर कर, फिर है संपत्ति कर और मकान कर, फिर है मनोरंजन का स्थल पर कर। सही बात है, मनोरंजन के स्तर पर कर मतलब समझ में आता है? हाँ, क्योंकि ये सब पर क्या लगता है? टैक्स काटता है, कुछ ही काटता है, टैक्स। कहता है व्यवसाय कर, अभिज्ञान कर, शिक्षा कर, मनोरंजन कर और नगर की भूमि की बढ़ी हुई कीमत पर विकास कर, है ना, और जल आपूर्ति कर और सफाई कर और गैर मशीन वाले वाहनों पर कर, जैसे घोड़ा गाड़ी, ये सब गैर है, ये सब प्राइवेट सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। गैर मतलब प्राइवेट में आता है वो, जैसे कि घोड़ा गाड़ी, रिक्शा, है ना। और नगर क्षेत्र के बाजारों में बिक्री के लिए लाई गई वस्तु, देखिए नगर के एरिया में बाजारों में बिक्री के लिए मतलब बेचने के लिए लाई गई वस्तु पर कर, मतलब उसमें भी टैक्स काटता है। ऐसा बात नहीं कि टैक्स नहीं काटता है, टैक्स उस पर भी काटता है। और सरकार से प्राप्त अनुदान, और सरकार से जो प्राप्त किए हैं आप चीज़ को, उस पर भी क्या होती है? टैक्स काटता है। तो ये सब कुछ ही अच्छा, सरकार से प्राप्त अनुदान, सरकार की तरफ से जो भी आता है पैसा वगैरह, उसमें टैक्स नहीं काटता है। उसमें आधा हिस्सा किसका होता है? नगर निगम का। चलिए, ये आपका हो गया नगर निगम का प्रमुख आय अति स्रोत क्या आय के लिए, वो हो गया आपका साधन क्या है। अब आइए नेक्स्ट, ये देखिए क्या है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कहता है ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग का वर्णन करें। आपको पता है ग्राम पंचायत के कितने अंग है? कौन कौन है? देखिए, ग्राम सभा, मुखिया, उप मुखिया और एक ग्राम कचहरी। देखिए ग्राम रक्षा दल, हाँ, 4-5 को जाता है इसमें। हाँ, देखिए ना, हम लोग पढ़ेंगे अभी, जानेंगे कितना होता है इसमें। तो कहता है ग्राम पंचायत, देखिए पंचायत राज की सबसे निचली इकाई प्रमुख अंग है।
पहला है ग्राम सभा। तो कहता है गांव के सभी वयस्क नागरिक ग्राम सभा के सदस्य होता है। देखो, गांव के सभी वयस्क नागरिक जो होता है वो गांव के ग्राम सभा कुछ होता है सदस्य में आता है। और ग्राम सभा के बैठक समय समय पर होते रहती है। और ग्राम सभा के बैठक समय समय पर होता है, जिसमें बैठक बुलाने का काम कौन करता है? मुखिया। उस बैठक में बुलाने का काम कौन करता है? तो मुखिया करता है। परंतु 3 महीनों में एक बार बैठक अवश्य होनी चाहिए। कहता है गांव में ग्राम सभा में मतलब बैठक कै महीना पर? 3 महीना पर एक बार होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहीं कहीं अदरवाइज गांव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लोग कितना नियम को पालन नहीं करता। लेकिन पालन करने से उसे क्या होता है ना कि लोकतंत्र में मजबूत हो जाता है। उससे क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है। ठीक है। और गांव की समस्या का क्या होता है? जो भी गांव में समस्या आती है उसे वो दूर होता है, मतलब उसे हल किया जा सकता है। लेकिन कब? जब आप ग्राम सभा के लिए बैठक 3 महीना पर करते हैं तो एक काम है मुखिया का। ठीक है। कहता है यह विकास कार्यक्रम एवं बजट पर विचार करती है। ये क्या करता है? विकास के कार्यक्रम कैसा चल रहा है गांव में, सही ढंग से चल रहा है कि ना, माने कि अगर रोड कहीं बन रहा है तो आखिर रोड असत में बन रहा है कि 2 महीना बिगड़ जाएगा। ठीक है। तो ये सब पर निगरानी जरूरी है। तो ये सब पर निगरानी कब होगा? जब आप ग्राम सभा में क्या करेंगे? बैठक। तो उस बैठक में बात को आप पेश कीजिएगा तब ना। अब कहाँ पे आपके गांव में कमी है, कहाँ रोड नहीं है, तो कहाँ अच्छा सड़कें मतलब नहीं है, और कहाँ पे नल जल नहीं है, सब के उसमें बात को पेश किया जाता है। और पेश करने के बाद जहाँ पे कमी है उसको कुछ किया जाता है, उसको पूरा किया जा सकता है। अब आप बैठक में कभी शामिल ना होइएगा, बैठक में कभी मतलब बैठक करवाइएगा नहीं, तो उससे क्या होगा? गांव की आवास स्थिति खराब हो जाता है। ठीक है। तो एक सब पर निगरानी होना बहुत जरूरी है। अब बात आती है मुखिया की। देखिए, जानते हैं मुखिया, बात आता है मुखिया का। हम लोग क्या पढ़ लिए? ग्राम सभा पढ़ लिए, है ना। ग्राम सभा, मुखिया, उप मुखिया, पंचायत सचिव और ग्राम रक्षा दल, इसमें 5 को पढ़ना है। उप मुखिया का माला का वो पढ़ना है, 5 को इसमें पढ़ना। ग्राम पंचायत के कितने होते हैं? 5 होते हैं। कभी कभी खाली ये वाला आपको पूछा है बिहार बोर्ड में कि ग्राम पंचायत के कितने आएंगे, नाम लिखे, तो 5 गो है। कौन कौन है 5 गो? तो मैंने अभी क्या पढ़ा था पता है? ग्राम सभा, मुखिया, फिर उप मुखिया, फिर ग्राम रक्षा दल, और फिर क्या होता है? पंचायत सचिव। आप बात करते हैं मुखिया था। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। देखो, मैंने बताया था ग्राम पंचायत के मुखिया प्रधान कौन होता है? मुखिया। अब ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, और ये जो होता है प्रत्यक्ष मतलब कि जनता के द्वारा चुनाव के आता है मुखिया। मुखिया जो चुनाता है वो जनता के द्वारा चुन करके आता है वो। और ग्राम पंचायत की तरह इसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। जैसे ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो होता है उस तरीके से मुख्य कार्यकाल कितना वर्ष तक होता है? 5 वर्ष तक। कितना वर्ष तक होता है? 5 वर्ष तक होता है। कहता है यह ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाता है कौन? मुखिया। आपको पता ही वाला आता है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बैठक कौन बुलाता है? तो मुखिया बुलाता है। गाँव में जो सभा जो लगती है, गाँव में जो सभा जो लगता है वो बुलाने का सबको काम कौन करता है? मुखिया, है ना। सभी को बुलाएगा, पूरा पंचायत को, पूरा गांव के लोगों को बुलाएगा वो। लेकिन सभी लोग को नहीं बुलाएगा वो, मेन लोग को बुलाता है। ठीक है। बुलाएगा, पूरा सभा लगाएगा, और उसमें बुला करके डिस्कस ये होता है उसमें कि इस गांव में आखिर कमी क्या है, और आखिर अगर रोड अगर बन रही है तो आखिर रोड वो सही बन रहा है कि गलत बन रहा है, आखिर उससे मसाला कहीं 2 नंबर नहीं पिटा जा रहा है। लेकिन लोग क्या करते हैं? यही करते हैं, 2 नंबर के काम करके निकल जाते हैं, और बाद में 5 साल भी नहीं होता है और वो सड़क बिगड़ जाता है। तो कहीं न कहीं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई बैठक नहीं बुलाने की वजह से ऐसा होता है। क्योंकि जब बैठक बुलाएंगे तो लोग उसे क्या करते हैं? उस बात को पेश करता है, और लोग जी जो काम जो चल रहा है गांव में या पंचायत में, उस काम को लोग निगरानी में को रखता है। आखिर काम गलत चल रहा है कि काम सही चल रहा है, तब ऐसा होना जरूरी है एक जांच की। जैसे कि हमारा देश में लोकसभा, तो लोकसभा की विपक्षी दल भी होता है, जैसे कांग्रेस है विपक्षी दल में, लोकसभा के विपक्षी को चाहिए कांग्रेस है। तो किसी भी पार्टी के ऊपर
विपक्षी दल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विपक्षी के काम ये रहता है कि अदर जो पार्टी जो काम जो कर रहा है वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हर चीज़ें विपक्षी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर सबको अगर रहेगा वैसने तो बस फिर काम बिगड़ने की संभावना होती है। इसलिए एगो गलत होना जरूरी है, वो देखता है कि कहाँ पे सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, तो इतना होना जरूरी है। अब कहता है उप मुखिया, ग्राम पंचायत के सभी चुने हुए सदस्य अपनी प्रथम, देखो इसको चुना जाता है, उप मुखिया का कभी निर्वाचन नहीं होता है, इसको चुन लिया जाता है। इसको क्या किया जाता है, इसको चुना जाता है। किसको? उप मुखिया को। बाबू देखो गांव में जो होता है ना, गांव में चुनाव होता है सिर्फ और सिर्फ मुखिया का, उप मुखिया का चुनाव नहीं होता है। न उप मुखिया खाली लोगों से चुन लेते हैं, पंचायत के लोग आते हैं, सभा लगती है और उसमें उप मुखिया को चुन लिया जाता है। और सरपंच का भी ऐसा ही होता है, सरपंच का कभी गांव में चुनाव नहीं होता है, सरपंच का गांव में चुनाव कभी भी नहीं होता है। उसको भी कुछ किया जाता है, चुन लिया जाता है ना। सचिव भी होते हैं, इसका भी चुनाव नहीं होता है, इसे भी कुछ किया जाता है, सभा में चुन लिया जाता है। ठीक है, कहता है बैठक में अपने में से एक उप मुखिया का चुनाव करते हैं। बोले ना, ये अपने में से क्या करता है, अपने उप मुखिया को चुनाव कर लेता है। और यह मुखिया की अनुपस्थिति में मुखिया के स्थान पर एक काम करता है। जब मुखिया जी नहीं रहते हैं तो उप मुखिया जी काम करते हैं। जब उप मुखिया जी नहीं रहते तो काम कौन करते हैं? अच्छा अच्छा, 2 मिनट, अभी गलती बोला गया था ना। हम क्या बता रहे थे, अगर मुखिया नहीं रहते तो काम कौन करते हैं? उप मुखिया। जैसा कि कभी कभी हमारा देश में क्या होता है, माने कि राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति नहीं, तो काम कौन करती है? उपराष्ट्रपति काम करती है। तो हर किसी का नीचे लेवल होता है और ऐसा होना जरूरी है। लेवल अमाने के हम ना रहें तो भाई बिहान कौन करेगा? तो ऐसा लेवल बना के रखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बना होता है तो फिर लोकतंत्र में गड़बड़ा आता है ना। लोकतंत्र क्या होता है, मजबूत फिर नहीं हो पाता है, वो कहीं न कहीं फिर गड़बड़ा जाता है। इसलिए मुखिया अगर नहीं है तो काम कौन करता है? उसके स्थान पर उप मुखिया काम करते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से लेवल बनाए रखिए, जरूरी है, हर चीज़ में ऐसा ही है ना। अगर नहीं रहता है, अगर वो नहीं है तो फिर आपको काम क्या होगा ना, बिगड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है ना, जैसे कि मानिए हम नहीं है तो फिर मोनू सर है, अगर वो नहीं है तो फिर हम है। तो ऐसा लेवल को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं रहता है तो फिर वो क्या होता है ना, उस फील्ड में गड़बड़ी हो जाता है, फिर एकदम गड़बड़ी होना एकदम तय है, फिर बात समझ में आ रहा है। इसीलिए अब आइए हम लोग पढ़ते हैं पंचायत सचिव में। कहता है यह सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी कर्मचारी होता है। देखिए ये जो होता है ब्लॉक में होता है पंचायत सचिव, है ना, ब्लॉक में होता है कर्मचारी, नाम सुने होंगे। हाँ जी, सरकार के द्वारा नियुक्त इसको किया जाता है, सरकार के द्वारा। सरकारी कर्मचारी है ना, देखो सरकारी कर्मचारी, हाँ हाँ, यह पंचायत कार्यकाल के सचिव के रूप में काम करता है। देखिए ये जो काम करता है किसके रूप में काम करता है? सचिव के रूप में काम करता है। इसको नाम है पंचायत सचिव। तो पंचायत में तो काम करता है पंचायत में, लेकिन किसके रूप में? सचिव के रूप में रहता है वो। तो प्रत्येक पंचायत में एक पंचायत सचिव होता है, प्रत्येक पंचायत में क्या होता है? पंचायत सचिव होता है। ठीक है, अब आता है ग्राम रक्षा दल। एक दलपति के नेतृत्व में गांव के युवकों की यह टीम गांव में शांति सुरक्षा बनाए रखने का काम करता था। देखिए ये ग्राम रक्षा दल का काम क्या है ना, कि गांव को रक्षा करता है और गांव को देखता है, साधनों का मतलब उपयोग करता है, जहाँ पे जो नहीं है, जहाँ पे जो कमी है उसको देखने का काम करता है। और यहाँ पे भी लिखा है ना कि गांव में माने कहीं क्या लिखा था कि युवकों की यह टीम, देखो टीम बनाता है, युवकों की टीम बनाता है, इसका टीम रहता है और टीम में 10, 15, 20, 50 टीम बनाता है। और वो टीम किसका होता है? युवकों की। उसमें लड़के लोग भी रहते हैं टीम वाला में। ठीक है, और उसमें गांव में शांति सुरक्षा बनाए रखना। अब उसमें गांव में क्या करता है कि शांति सुरक्षा बनाए रखने का ये काम करता है कौन? ग्राम रक्षा दल। कहीं ये नहीं कहीं गांव में कोई लड़ रहा है या कोई अपने में लड़ करके कान कपार फोड़ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सब की देखने का काम कौन करता है? ग्राम रक्षा दल। ग्राम
रक्षा दल काम करता है। ठीक है, ये आपका रहा। ये आप लोग जानिएगा कि ग्राम पंचायत के कितने अंग है, तो बाबू 5 अंग आता है। एक आता है ग्राम सभा, है न, मुखिया, उप मुखिया, और फिर क्या पंचायत सचिव, और फिर ग्राम रक्षा दल। एक है गो 5 गो हुआ। ये 5 गो आप लोग जानेंगे। अब उसके बाद देखिए, ये देखिए लास्ट पॉइंट है, ये देखिए लास्ट पॉइंट है, तो इसे प्रयास करेंगे सुनने का। देखिए ये पॉइंट अति आवश्यक पॉइंट है, बहुत जरूरी पॉइंट है कि भारत में सत्ता में साझेदारी के लिए अपनाए गए विभिन्न तरीका क्या है। आइए हम लोग जानते हैं भारत में सत्ता में साझेदारी के लिए क्या क्या तरीका अपनाया गया, वो तरीका हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तरीका है निम्नलिखित। पहला है भाषा, धर्म, क्षेत्र और समुदाय के बीच भेदभाव समाप्त कर दिया गया है। आपको पता है कि जाति के बीच, धर्म के बीच, भाषा के बीच, रंग के बीच, ये सब के बीच भेदभाव क्या किया गया, इसे खत्म किया गया। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, जाति पर लड़ जाते हैं, धर्म पर लड़ जाते हैं, रंग पर लड़ जाते हैं, भाषा पर लड़ जाते हैं, है ना। तो ऐसा ऐसा एरिया है, कहीं कहीं ऐसा ऐसा क्षेत्र है कहीं कहीं जो कि इसके बीच में भी क्या चल रहा है, विभेद चल रहा है। भेदभाव मतलब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं खत्म है, कहीं कहीं नहीं है, क्योंकि इसे खत्म कर दिया गया है। मतलब कि धार्मिक लड़ाई होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग तो सब तो देश के ही नागरिक हैं। हम लोग सबको तो भारत परिवार है ना, हम लोग सबको भारत परिवार है। अब हम लोग सबको एक ही घर में रहे वाला कैसे लड़ सकते हैं। हम लोग एक देश में रहने वाले हैं, हम लोग भारत देश के परिवार हैं, तो हम लड़ कैसे सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं। तो इसलिए इसको हटाया गया है भेदभाव के लिए। लेकिन फिर भी कहीं कहीं कोई कोई एरिया में ऐसा होता है, जाइए देखिए लड़ाई होता है एरिया में, जातिवाद में लड़ाई होता है, धर्म में लड़ाई होता है। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, बट होता है तो गलती होता है ना। अब आता है सेकेंड में, सरकार के 3 अंग है। आपको पता है मेरे दोस्त कि सरकार के कितने अंग है, 3 अंग है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आपको पता है विधायक का काम को चाहिए, कानून को वो बनाती है, कानून को बनाती है। लेकिन कार्यपालिका का काम क्या है, कानून को लागू करता है, कानून को वो। लेकिन न्यायपालिका के काम है कि वो जांच करता है जो कानून है सही है कि गलत है, उसे वो जांच करने का काम करता है। और वही तो लोकसभा के पास रह जाएगा संविधान को, राज्यसभा के पास, तो विधानसभा के पास, इतना के पास जांच करवाता है। और उसके बाद अंतिम में कहाँ जाता है साथी, कानून राष्ट्रपति के पास। अब अगर राष्ट्रपति उस पर क्या कर दिए, अपना हस्ताक्षर अगर किए, तो वो संविधान, वो कानून क्या है, सही है, तो वो हमारा देश में कानून लागू हो सकता है। और अगर वो नहीं अगर किए उस पर अपना सिग्नेचर, तो फिर क्या हो गया, वो गलत हो जाएगा वो, क्योंकि फिर उसके लायक वो नहीं। इसलिए आपको पता है कि संविधान या कोई भी नियम हमारा देश में लागू तब होता है जो उस पर राष्ट्रपति क्या करती है, अपना खुद से क्या करता है, हस्ताक्षर करता है। उसके बाद वो नियम पूरे देश में, हमारा देश में लागू होता है। बल्कि ये नहीं कि विधायिका ने लिख दिया, चलो भाई सबको मिलकर के इस नियम को लागू करते हैं, इतना आसान नहीं है। नियम को लागू करना उतना भी आसान नहीं है। और उस नियम में क्या गलत है, क्या सही है, वो हमारे पूरा जांच करते हैं कौन, भारत के जो है राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू है हमारे भारत के राष्ट्रपति, है ना। वो देखिए, तो आपको पता है यार कि हमारा देश के राष्ट्रपति एक महिला हिला दिया है हमारा देश को। अभी भी एकदम पकड़ बने ले है इसके, महिला हो करके भी। तो एका को महिला काम नहीं है पुरुष से। इसलिए लड़कियों लोग को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग ही मेहनत कीजिए। अभी अगर देखा जाए कार्यरत वाला में तो फर्क नहीं रहा है, लड़का लड़की में कोनो फर्क नहीं है। अभी जो पोस्टिंग लड़का को मिला है, जो लड़का काम कर रहा है, वहाँ पे आप लोग भी काम कर सकते हैं। बट मेहनत की ज़रूरत है और नॉलेज की ज़रूरत है। लेकिन लड़की लोग तो रोटी बनाते बनाते और बर्तन साफ करते करते ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है, इसलिए कभी नहीं करता। लेकिन नहीं, मेहनत कीजिए, न तो फिर ज़िंदगी भर तो भाई है, गोबर उठाना है ये है, रोटी बेलना है ये है, और बाकी सेवा पानी करना है ये घर परिवार को। तो अधिकांश लड़की लोग इसी में लुटफुड़िया गया है।
वो अधिकांश टाइम इसी में दे दिया है, इसीलिए कभी आगे नहीं बढ़ पाता। और सबसे बड़ा कारण तो ये हमारा देश में, हमारा राज्य में है, क्यों लड़की को कम उम्र में उसको शादी कर दिया था। मेन वजह यही होता है। और शादी करने वाला कहीं पढ़ता नहीं है ढंग से, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारा बिहार में तो वैसा है, 10वां मैट्रिक एग्ज़ाम दिया, 12th एग्ज़ाम दिया, फटक शादी हो गया। तो शादी होने के बाद इसलिए कहा गया है कम उम्र में शादी नहीं है, कम उम्र में शादी करके वो बर्बादी है। इसलिए लोग बर्बाद हो जाते हैं कम उम्र में शादी करके। इसलिए एक अपने आप में ड्रीम बनाइए। जब तक ड्रीम नहीं बनाइएगा, जब तक आप सफल हो ही नहीं पाइएगा। इसलिए आप ड्रीम बनाइए, एक पेज में अपना ड्रीम को लिखिए कि हमें लाइफ में ये करना है। जब तक ये नहीं करना है, जब तक ये हमें सपना पूरा नहीं हो जाए, जब तक हमको कोई अदर काम नहीं करना है। तो ऐसा ऐसा क्या होता है ना, ड्रीम बनाना पड़ता है। तो बिना ड्रीम के, बिना लक्ष्य की प्राप्ति, आप कभी ड्रीम बनाए नहीं है ना। नहीं बनाने की वजह से ही लोग पीछे हो जाते हैं लड़की लोग। इसलिए ड्रीम बनाइए और ड्रीम की आप अनुसार चलिए। उसके बाद देखिए, हम कहते हैं कि आपको सफल होने से कोई रोकेगा नहीं। आपको बात समझ में आ रहा है? इसीलिए पता है यहाँ पे एक बात लिखा है यार, कि पता है यहाँ पे एक बात होता है कि किस्मत, यहाँ पे एक बात ऐसा होता है ना कि देखिए, जीवन में रोता वही है जो मेहनत ढंग से नहीं करता है और उसको उस फील्ड के बारे में उसका नॉलेज नहीं होता है। और अन्यथा पता है, अगर जिसको उगना होता है, जिसको अगर सफल होना होता है, वो आपको पता है, चाहे तो गर्मी बरसात, चाहे तो गर्मी हो, चाहे तो बरसात, चाहे तो ठंडा हो, उसको ये पता नहीं चलता है। लेकिन जैसा कि आपको बता रहे हैं कि अगर जिसको अगर उगना होता है, जिसको सफल होना होता है ना, वो पत्थरों को चीर करके भी उग जाता है। बात आपको समझ में आया था? पत्थरों को चीर करके, फाड़ करके निकल जाएगा वो। इसीलिए मेहनत करने वालों को समझ में नहीं आता कब भादो आता है, कब कादो आता है, कब गर्मी आता है, कब ठंडा होता है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ये लक्षण है कि जब वो पढ़ेगा तो उसको ये नहीं समझ में आता है कि 2 घंटा कैसे हो गया, 2 घंटा कैसे हो गया। ये हो गया तेज विद्यार्थियों का लक्षण। ये है तेज का लक्षण कि 2 घंटा कैसे हो गया। लेकिन कमजोर का ये लक्षण है कि वो बार बार टाइम देखेगा कि 2 घंटा कब होगा तब उठेंगे, 2 घंटा कब होगा तब उठेंगे। ये है कमजोर विद्यार्थियों का लक्षण। लेकिन तेज क्या है कि एक बार पढ़े बैठेगा और जे झुकेगा उठेगा तब। ऐसा टाइम में उठेगा उसको समझ में नहीं आएगा कि टाइम कितना हो गया और 2 घंटा कैसे तो जल्दी हो गया, क्योंकि वो कहीं न कहीं मेहनत की ओर लगा हुआ था। इसीलिए उसको टाइमिंग पता नहीं चला। तो आप सभी लड़कियों लोग का मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग ही मेहनत कीजिए और ज़िंदगी में सफल अपना दम पर होइए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कितना दिन तक चलेगा घसीट के, इसलिए। लेकिन हाँ, ड्रीम बनाइए, सबसे पहले ड्रीम बनाइए। बिना लक्ष्य के कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो सरकार के कितने आएंगे? 3 आएंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कहता है इतना कि 20 सत्ता का कोची होता है, विभाजन कर दिया गया है। इतना कि 20 सत्ता का कोची किया गया है, विभाजन किया गया है हमारा देश में। और कहता है कि ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि कोई अंग अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सकता। मतलब अपने ही अधिकार का कोई दुरुपयोग नहीं। दुरुपयोग में समझ में आता है? हाँ, अपना अधिकार को अपने जगह यूज कीजिए, कहीं और यूज आप नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है, आपको जो अधिकार दिया गया है आप वही से माने। विधायिका का अधिकार क्या है? कानून को फॉलो करना, लिखना। वो लिखता है कानून को, लिखने का काम करता है कौन? विधायिका। तो ओकर वही है, ओकर सत्ता में वही बांट दिया गया है। तुमको काम यही है कि आप वही वाला काम कीजिएगा। अब माने कार्य पर का काम क्या है? कानून को लागू करना। विधायिका लागू नहीं कर सकती है। अरे यार, हर बोले ना, हर का लेवल होता है, लेवल होता है, लेवल। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हम सिर्फ पढ़ाते ही हैं, बाकी टाइपिंग कोई और करता है, ठीक है। बाकी हम पढ़ाते हैं। तो सबका ऐसे लेवल होता है सबका, ठीक है ना। सभी का, जैसे कि हमारा देश में सबका लेवल है। लोकसभा है तो उसका अलग लेवल है, राज्यसभा है अलग लेवल है, कोई विधानसभा है अलग लेवल है, कार्यपालिका देखिए इसका अलग लेवल है। सबका लेवल है, सबका लेवल बना हुआ है। ऐसा होना भी बहुत ज़रूरी है। एक आदमी सब कुछ ज़िंदगी में चाहेगा ना कि हम सब कुछ कर लें,
कहीं बिल्कुल नहीं होगा जिंदगी में सब कुछ एक आदमी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर सीखेगा भी वो तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि अब ये करेगा कि वो करेगा। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि एक बार में दो काम भी चलाता है, तो एक बार में दो काम कैसे कभी कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा। इसलिए एक काम, इसलिए लेवल रखिए, उस काम पर किसी और को रख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। लेवल भी बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप कहता है केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का विभाजन कर दिया गया, सही बात है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच कुछ किया गया है सत्ता का। भाई सत्ता के विभाजन करने वाला समझ में आता है, दोनों का काम क्या किया गया है, अलग अलग बांट दिया गया है। केंद्र सरकार की काम अलग है, राज्य सरकार की काम, केंद्र के सरकार के काम क्या है कि आप देश के लेवल पर काम कीजिए, और राज्य सरकार के काम है कि आप राज्य में ही काम कीजिए। यही तो काम है ना, राज्य में तो यही काम है। ठीक है, तो सबका काम क्या है, अलग अलग है। तो कहता है कि इसके उद्देश्य अगर देखा जाए तो सूची कितने हैं, 3 है। सूची कितने हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती। आपको पता है ना कि संविधान में भी सूचियां 3 है ना। सूची कितने हैं, 3 है। सूची कितने हैं, 3 है। कौन कौन है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती। संघ में जब आती वो आती है केंद्र सरकार, संघ में कौन आती है, केंद्र सरकार, लेकिन राज्य में राज्य सरकार, लेकिन समवर्ती में दोनों, समवर्ती में दोनों। क्योंकि समवर्ती सूची जो बनाया गया है बाबू, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को उसमें रखा गया है ना। समवर्ती सूची को तैयार जो किया गया है दोनों सरकार से हुई है, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी। तो आपका ये रहा क्लास 10 की विद्यार्थियों का 10 VVIS ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज के लिए इतने हैं, लेकिन आप लोग हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना दोस्तों तक पहुंचाने का काम कार्य करें, गांव से लेकर के शहर तक हमारे वीडियो को शेयर करें। बाकी ऑल द बेस्ट।